अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डीप है, हम उसको आज मजाक में ले लेते हैं, पर आप जल्दी सो जाओ और आप जल्दी ना, आप ऑटोमेटिकली जल्दी उठ जाओगे, पर आप आपकी माइंड और बॉडी को कंप्लीटली रिज्यूविनेट, रिपेयर करके उठवाओगे. गुड स्लीप एकता, इट्स अ वेरी अंडररेटेड थिंग. आपने पिछली बारी भी कहा था कि स्लीप इतनी ज़रूरी चीज़ होती है. टेल मी क्विकली अबाउट हाउ डू वी टेल आवर माइंड्स टू स्लीप वेल, बिकॉज उसके लिए आजकल तो एप्स निकल आए हैं, लोग ऐसे जंगल वाले म्यूजिक सुन रहे हैं, एक लेक और ब्रुक के साउंड सुन रहे हैं, कोई जंगल के अंदर घुस के पता नहीं कौन से जानवरों की गाने आवाज़ सुन रहे हैं. व्हाट डू वी डू? तो सबसे पहले सोने के 2 घंटे पहले आपने कम्प्लीटली आपकी एक्टिविटीज़ बंद कर देनी है. जैसे फ़ोन, आप चाहें तो यू कैन मेडिटेट, आप मेडिटेट कर सकते हैं बिकॉज इट इंड्यूसेस स्लीप, राइट. आप 2 घंटे पहले आपकी जितनी, हम क्या करते पता, हम सबसे पहले सोने से पहले तो हम फ़ोन लेकर बैठ जाएंगे. वो ब्लू स्क्रीन, आपको लगता है कि आपको नींद आएगी उससे, बट नींद नहीं आती. इनफैक्ट ये आपकी नींद को और भी बिगाड़ रहा है, आपकी नींद को दूर कर रहा है. तो बहुत ज़रूरी है कि आप 2 घंटा भाई लड़की बहुत ज़्यादा चुलबुली और मुंबई की पांडे हैं, क्योंकि यहाँ पे रह के भी एक फील पूरे देश के लिए है, बिकॉज शी टॉक्स अबाउट लॉट्स ऑफ पीपल अक्रॉस सोशियो इकोनॉमिक्स की क्या मेंटल स्थिति हो सकती है. एंड व्हाट आई लव अबाउट एकता इज़ कि शी एक्चुअली इज़ डूइंग दिस विद द मिशन कि जितने लोगों को मेंटल हेल्थ वो पहुँचा सके, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव फील करता है. लोगों को लगता है पता नहीं कितने हज़ारों रुपए हमारे पॉकेट से एक सेशन के लिए हमको निकालने पड़ेंगे. एंड आई हैव टू थैंक हर कि एट अ टाइम जब पूरी दुनिया डिप्रेशन में थी, दैट्स व्हेन एकता डिसाइडेड टू गेट टू सोशल मीडिया, बिकॉज आई वुड अज्यूम उनकी न्यूमरोलॉजी की बेसिस पे कि शाय गर्ल हैं, बट नो मोर. एकता, वेलकम टू अर्चू का शो एंड वेलकम टू रेडियो सिटी 91.1. थैंक यू सो मच अर्चना फॉर हैविंग मी. आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज आई थिंक वी टॉकिंग अबाउट बहुत सारी चीज़ें बात कर रहे हैं आज. एंड आपने डिप्रेशन की बात की, ऑफकोर्स वो कोविड का टाइम था जहाँ पे लोग लिटरली डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सारी चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे थे. एंड मुझे तब लगा कि यार ऑलरेडी मैं 10 साल से ऑलरेडी एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मैं काम कर रही हूँ. अब सोशल मीडिया पे जाने की ज़रूरत है, जहाँ पे लोगों को बताने की ज़रूरत है कि अगर आपको सही नहीं लग रहा है, प्लीज़ बात करो इसके बारे में, प्लीज़ टॉक अबाउट इट. हेल्प सीख करो. आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ. आई नो बहुत लोग समझते हैं कि यार साइकोलॉजिस्ट को वो 1500-3000 रुपये देना मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट थिंक अबाउट इट कि अगर आप मेंटली सही नहीं रहोगे तो आप जो कमा रहे हो वो आई थिंक वो सारा कुछ डाउन द ड्रेन ही चले जाने वाला है. क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप खुश नहीं रहोगे ना खुद से, आप लाइफ से खुश नहीं रहोगे, तो एक समय ऐसा भी आ जाएगा कि जहाँ पे आप काम करने की आपकी जो स्थिति होगी या आपका वो मन होगा, वो जो चाह होती है काम करने की, वो भी चली जाएगी. बट डू यू बिलीव कि वो एक मैसेज जो एक लड़की ने आपको भेजा था 16 साल की, दैट इज व्हाई यू आर ऑन सोशल मीडिया इवन टुडे, उस वजह से? 100%. क्योंकि मुझे आज भी वो किस्सा बहुत अच्छे से याद है. जब कोविड के टाइम, उसके बाद जब मैंने सोशल मीडिया शुरू कर दिया था, मैं एक दिन ऐसे बैठ करके सोच रही थी कि चलो वो जो एक्स्ट्रा मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, मैंने जा करके देखा. एंड वो 16 साल की एक लड़की जिसने मुझे मैसेज किया कि मैं सच में आपको आज थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि आज सुबह को मैं बहुत सुसाइडल मूड में थी, बट आपकी वीडियो देखने के बाद मेरी वो एक अलग चाह हो गई लाइफ की कि अब करना है कुछ, लाइफ में कुछ तो करना है, मैं चेंज कर सकती हूँ. क्योंकि आई रिमेंबर मैंने उस वीडियो में ये कहा था कि लाइफ में कभी भी कोई दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, हर चीज़ का सल्यूशन है. प्रॉब्लम ये है कि हम प्रॉब्लम पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, हम सल्यूशन पे फोकस नहीं करते. एंड आई थिंक वो एक मैसेज के बाद मेरे लिए तो वो ऐसे काया पलट गई. मैंने कहा अब जो लोग थेरेपिस्ट के पास नहीं जा रहे, एटलीस्ट जो भी मैं हेल्प कर सकूं मेरी तरफ से, आई एम डूइंग इट. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका पेशा है, यू गेट पेड फॉर दिस. Yes. टू डू इट फ्री ऑनलाइन, डज दैट टेक अवे फ्रॉम प्रोबेबली समबडी हु कुड हैव वॉक्ड थ्रू दैट डोर आपके पास? जैसे फ्री करना मतलब कोई बुरी बात नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि अगर लाइफ में आप बेसिक चीज़ें आप सही कर दो ना, जैसे आपका उठना बैठना खाना एक्सरसाइज, ये एक बेसिक हैबिट्स आपके सही रखो ना, आप खुद पे ध्यान रखो, ये बेसिक फंडामेंटल्स जो हमारी होती है, जो फाउंडेशन होता है. जैसे आप जब बिल्डिंग खड़े करते हो तब आप आपकी जो फाउंडेशन होती है उसको कितना समय लगाते हैं, राइट. बिल्डर्स बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं क्योंकि दे वांट टू मेक श्योर उनका फाउंडेशन सही हो. तो अगर आपका फाउंडेशन सही हो तो आप बिल्डिंग सही खड़ी कर सकते हैं. उसी तरह से मैं सोशल मीडिया पे मैं ट्राई करती हूँ कि लोगों की फाउंडेशन बड़ी स्ट्रांग हो, वो फोकस कर सके कि अच्छा
लाइफ थोड़ी अच्छे अगर ढंग से जिए या कहीं दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो दे कैन ऑलवेज फिगर थिंग्स आउट. तो मैं उस पे काम करती हूँ, एंड दैट्स फ्री एंड दैट्स फाइन. अगर इसके ज़्यादा मैं ये सोचती हूँ कि हर एक इंसान की ना प्रॉब्लम बहुत अलग होती है. हमारी फिंगरप्रिंट की जैसी होती है, सबकी प्रॉब्लम्स यूनिक है. अगर 2 इंसान हैं, आप उनको खड़ा कर दो, उनको कहो कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, दोनों की रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स बहुत अलग होगी. सो हाउ डू यू अप्रोच जब आपके पास लोग आपको डीएम करके कुछ पूछते हैं एंड दे सीकिंग सोल्यूशन, बट नाउ यू नो इट्स टाइम फॉर थेरेपी, क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं होगा, यू नो, हाउ डू यू ब्रिंग देम इन? आई एम आस्किंग दिस फॉर द पीपल हु आर शाय ऑफ दिस, दैट्स व्हाई. ये इसलिए क्योंकि ये मैं जब कोई मेरे साथ शेयर करते हैं प्रॉब्लम्स या जो भी, उसके बाद में ऑफकोर्स उनको डायरेक्ट मैसेज ऑफकोर्स कर देती हूँ कि इफ़ यू वांट मोस्ट, क्योंकि मैं एक बेसिक सोल्यूशन उनको दे देती हूँ जी. उसके अलावा क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हर एक प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा यूनिक है और कॉम्प्लेक्स है, तो हर एक चीज़ को ना एक टेलर मेड सोल्यूशन चाहिए. How long does it take to give a solution to a, let's say, the most intense problem you had till date? और आपने उनको, you've seen them through therapy. कितना टाइम लगा उनको, कितने सेशंस लगे? किसी किसी को 4 सेशन, किसी किसी को 2 सेशन, किसी किसी को 15 सेशन, किसी किसी को 1 साल भर 2 साल की लगती है, डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, लोगों की आई थिंक जो इंटेंसिटी होती है प्रॉब्लम की, या बहुत डीप वायरिंग, क्योंकि हमें लगता है कि प्रॉब्लम तो सरफेस लेवल पे, बट एक्चुअली जब देखने जाएं तो प्रॉब्लम्स हमारी चाइल्डहुड के नीचे नीचे से भी रूट कॉज उसकी खड़ी हो सकती है. पास्ट लाइफ की भी होती है, लोग मतलब इतना पहले पहुंच गए हम. एग्जैक्टली. आप जिस तरीके से, जिस डिस्पोजिशन के साथ आप पैदा हुए हैं, तो आई थिंक आपकी, फॉर अस एज अ थेरेपिस्ट, हम क्या करते हैं कि हम बहुत डीप जाते हैं, क्योंकि आप सरफेस लेवल पे, अच्छा मैंने ऊपरी से प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दी, पर मैं अगर नीचे अब तक मैं रूट कॉज प्रॉब्लम, मैंने वो गांठ नहीं आपकी खोल करके दी, तो फिर व्हाट इज द पॉइंट? वो फिर से सरफेस तो होने वाली है कहीं ना कहीं. तो थेरेपी आई थिंक इट डिपेंड्स, आपकी सेशंस जो होती है वो डिपेंड करती है कितनी होगी, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी ग्रेव है आपकी प्रॉब्लम. मैं शुरुआत, फर्स्ट क्वेश्चन विच इज गोइंग टू गो अ स्टैंड अलोन ऑन माय शो, साइकोसोमैटिक में आप कितना बिलीव करते हो? क्योंकि मेरे लाइफ टाइम में मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अगर वो इमोशनली लो हैं तो उनको बिलीव हो जाता है कि भाई हम तो मेरा कोई प्रॉब्लम है, मेरे सर में शायद मुझे ट्यूमर हो जाएगा, यू नो, दे कॉन्स्टेंटली बिल्डिंग बीमारियां, एंड देन डॉक्टर के पास जाना तो उनका ख़त्म ही नहीं होता है, टेस्टिंग तो उनकी ख़त्म ही नहीं होती है. एंड आई रिमेंबर पर्सनल एनेक्डोट आई वांट टू शेयर विद यू कि मैं बहुत कम जाती हूँ टू अ गायनेकोलॉजिस्ट. वहाँ पे एक असिस्टेंट थी, मैंने उसको कहा आधी चीज़ें ये जो पूछ रहे हैं या कुछ नॉलेज दे रहे हैं मुझे कुछ पता ही नहीं है. तो नर्स थी जो ऑलमोस्ट 3 डेकेड से ज़्यादा काम करी थी. उसने, मैडम बहुत अच्छा कर रही हैं आप, ऐसा सब जानकारी रख के ना और बीमारियाँ होती हैं. एंड इट्स एक्चुअली फनी, इट डिड हैपन टू मी वंस व्हेन आई गॉट अवेयर अबाउट समथिंग एंड आई एक्चुअली गॉट इट एंड आई वाज लाइक, वन सेकंड, व्हाट जस्ट हैपेंड विद मी? तो साइकोसोमैटिक इलनेस आपने जितना कहा 100% ट्रू होती है, क्योंकि आपके माइंड को एक बेसिक फंडा है इसका, आपके माइंड को पता नहीं होता है कि सच क्या और झूठ क्या है. इसलिए पता है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों काम करता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसे हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं. ये ब्रेन के पार्ट को आप जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो ब्रेन एक्सेप्ट करना शुरू करेगा, क्योंकि उसको समझेगा नहीं कि ये सही है या गलत है, ये सच है या झूठ है. इसलिए आप जो भी कहोगे ये आपको वो चीज़ आप एक्चुअली रियलिटी में उसको कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर रहे हो. आपने कभी वो रेड कार थियोरी के बारे में सुना है? रेड कार थियोरी ऐसी होती है कि जैसे सब आपने जैसे आपने सोचा कि मुझे ना लाल कलर की कार लेनी है. अब जैसे जिस दिन सोचते हो ना, उस दिन आप जैसे रोड पे जाना शुरू करते हो, आपको हर जगह लाल गाड़ी दिखती है. क्यों दिखती है? क्योंकि आपका माइंड उस पर फोकस करना शुरू करता है. तो आप सोचते हो ओह इट्स अ मैसेज फॉर मी कि मुझे लाल गाड़ी ही लेनी है. तो ये क्या हो जाता है कि आपका, इसके पीछे एक न्यूरो साइंस है जो लोग कई बार समझते नहीं. तो आपने अगर आपके माइंड को बोल दिया कि अच्छा मुझे तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, ये स्ट्रेस की वजह से अब मुझे ट्यूमर होना शुरू हो जाएगा. अब आपने ये मैसेज कॉन्स्टेंटली एवरी सिंगल डे आप आपके माइंड को ये मैसेज भेज रहे हो, तो ऑफ कोर्स आपका माइंड उसको कहीं ना कहीं अडेप्ट करना शुरू करेगा. क्योंकि आप जितना, अच्छा हम सुबह उठ के सबसे पहले ब्रश क्यों करते हैं, हम नहाते क्यों हैं, ये सब हैबिट्स क्यों हैं? क्योंकि जब बचपन में हमारे पेरेंट्स हमको हर दिन ये चीज़ करवाते थे, राइट? हर दिन कहते थे कि अच्छा सुबह उठो, सबसे पहले ब्रश करो, ये करो, ये करो. तो ये हैबिट्स हमारी फॉर्म कैसी हुई है? रेपिटेशन की वजह से, बिकॉज इट वॉज रिपीटेड एवरी सिंगल डे. एंड बिकॉज इट वॉज रिपीटेड, ये एक न्यूरल पाथवे बन गई कि ये तो हमारी बॉडी की एक आदत है. वैसे हम जो चीज़ हर दिन
आप दिमाग में डालते जाओगे वो रियलिटी में कन्वर्ट होगी, क्योंकि आपके माइंड को पता नहीं कि सच क्या है झूठ क्या है, पर आप कर रहे हो उसके आप कर रहे हो. इसीलिए तो बहुत लोग पता है वो मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब क्यों होता है. सो वी आर मैनिफेस्टिंग बीमारियां, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमको लगता है हमको कैंसर हो गया, हमको ये हो गया, जो भी. ऑफ कोर्स, क्योंकि हम एंड प्लस अगर आप और कांस्टेंट अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, आपकी बॉडी में स्ट्रेसफुल हार्मोन्स जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं वो इतना हाई है, वो आपकी बॉडी में कन्वर्ट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ टॉक्सिन्स. वो टॉक्सिन्स आपके बॉडी में आपके सेल में चली जाएगी एंड ऑफ कोर्स इट विल कन्वर्ट इट into problems, into biological issues then. Can you actually measure cortisol in your body? Of course you can. There are so many stress, बहुत सारे आजकल stress टेस्ट होते हैं. जैसे वो स्ट्रेस टेस्ट वो कार्डियोलॉजिस्ट वाले नहीं, पर दूसरे भी स्ट्रेस टेस्ट होते हैं जिसमें आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स चेक किए जाते हैं बॉडी में. तो जिसमें आपका कॉर्टिसोल लेवल भी चेक किया जाएगा कि बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल कितना है. तो इट कैन हेल्प यू. बाकी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आपकी कॉर्टिसोल्स कम करने के लिए, बट आप जो सोचेंगे जो कहेंगे वो चीज़ तो होगी. तो साइकोसोमैटिक इलनेसेस तो है, आपको पता है. इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि बैक पेन हो रहा है, ये पेन हो रहा है, वो पेन हो रहा है, बहुत सारे MRI, CT स्कैन, ये सारी चीज़ें करवा दी, अब रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, बट समझ नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम है कहाँ. तो प्रॉब्लम आपके माइंड में है, क्योंकि स्ट्रेस has basically आपके बॉडी में चला गया in a form of toxins which is causing problem. अब अगर ऐसा situation है, do they have to start working on their diet and their lifestyle? क्या बदलना पड़ता है beyond the सोच? हाँ, सोच तो है ही. आपकी जो बेसिक, जैसे मैंने कहा, फंडामेंटल्स आप चेंज कर सकते हैं. करेक्ट. आप आपका खाना पीना सही करो, आपका स्लीप साइकिल सही करो. आज की स्लीप साइकिल तो देखो, एवरीवन, सबकी आई थिंक 10 बजे के बाद लोग की दिन शुरू होता है. आई मीन रात के 10 की बात कर रही हूँ मैं, दिन की नहीं, बट रात के 10 के बाद देन पीपल आर लाइक अच्छा ये करना एंड देन पूरी स्लीप साइकिल इज कम्प्लीटली मेस्ड अप कम्प्लीटली. तो आपकी स्लीप साइकिल सही करो. आपको पता है आपकी बॉडी में ना 10 से लेके 2 बजे तक ये आपका रिपेयर वर्क तब होती है. पर हम क्या करते हैं, अगर हम सो रहे हैं 1 बजे, हाँ, तो हमने सिर्फ 1 घंटे की रिपेयर वर्क रखी. अब आपकी पूरे दिन में इतना कुछ आपने प्रोसेस किया है, वो 1 घंटे में कैसे रिपेयर होगा? तो रिपेयर होगा ही नहीं. पर आप चलो 10 बजे ना भी सोते हो, अगर आप 11 बजे भी सो रहे हैं तो आपके पास एटलीस्ट 11 से 2 बजे का समय है रिपेयर करने का. तो द अर्लियर द बेटर. ये तो हमारी जो पुरानी कहावत थी ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डीप है, हम उसको आज मजाक में ले लेते हैं. पर आप जल्दी सो जाओ और आप जल्दी ना, आप ऑटोमेटिकली जल्दी उठ जाओगे, पर आप आपकी माइंड और बॉडी को कंप्लीटली रिज्यूविनेट, रिपेयर करके उठाओगे. गुड स्लीप एकता, इट्स अ वेरी अंडररेटेड थिंग. आपने पिछली बारी भी कहा था कि स्लीप इतनी ज़रूरी चीज़ होती है. टेल मी क्विकली अबाउट हाउ डू वी टेल आवर माइंड्स टू स्लीप वेल, बिकॉज उसके लिए आजकल तो ऐप्स निकल आए हैं. लोग ऐसे जंगल वाले म्यूजिक सुन रहे हैं, एक लेक और ब्रुक के साउंड सुन रहे हैं, कोई जंगल के अंदर घुस के पता नहीं कौन से जानवरों के गाने आवाज़ सुन रहे हैं. व्हाट डू वी डू? तो सबसे पहले सोने के 2 घंटे पहले आपने कम्प्लीटली आपकी एक्टिविटीज़ बंद कर देनी है. जैसे फ़ोन, आप चाहें तो यू कैन मेडिटेट, आप मेडिटेट कर सकते हैं बिकॉज इट इंड्यूसेस स्लीप, राइट. आप 2 घंटे पहले आपकी जितनी, हम क्या करते पता, हम सबसे पहले सोने से पहले तो हम फ़ोन लेकर बैठ जाएंगे. वो ब्लू स्क्रीन, आपको लगता है कि आपको नींद आएगी उससे, बट नींद नहीं आती. इनफैक्ट ये आपकी नींद को और भी बिगाड़ रहा है, आपकी नींद को दूर कर रहा है. तो बहुत ज़रूरी है कि आप 2 घंटा सोने से पहले आप ब्लू लाइट से दूर रहें. Which also means, हाँ, do you manage? Of course. I mean there are so many things. I read before going off to sleep. And ऐसे नहीं कि मैं iPad पे उस पे पढ़ती हूँ, नहीं, मैं एक्चुअल फिजिकल कॉपी जहाँ पे मैं स्क्रीन्स दूर रखती हूँ. हमें लगता है कि अच्छा ठीक है फ़ोन नहीं लेना ना, तो हम नेटफ्लिक्स करेंगे, हम कुछ मूवी देखेंगे, हम सीरीज़ देखेंगे या पॉडकास्ट देखेंगे. आपको ब्लू स्क्रीन मतलब आपकी जितनी भी डिवाइसेस है ना, सारी डिवाइसेस को दूर रखनी है. तो 2 घंटे पहले नो डिवाइसेस. उसके बाद आप मेडिटेट करो. आप मेडिटेट करने के टाइम आप म्यूजिक तो लगा ही सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन लिसन टू दैट. आप अनवाइंड करो. आजकल लोगों की नाइट रूटीन अभी कोई चीज़ ही नहीं है कि अच्छा लेट मी जस्ट स्ट्रेच माई सेल्फ, और सोने से पहले मेडिटेट कर लूँ, थोड़ा पढ़ लूँ कुछ. अगर आपको सुनना भी है, सपोज आपको पॉडकास्ट सुनना है, तो आप सुन सकते हो विदाउट द स्क्रीन. आप स्क्रीन को दूर रखो ना, आप सुन लो, आपको सुनना है, राइट. तो आप कर सकते हो. तो ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो. जस्ट कीप
वे. आई टेल यू, आजकल हम, क्योंकि लोगों की सुबह से रात तक की वो जॉब होती है, एंड फिर रात को उनको लगता है ओ नाउ आई हैव गॉट माय मी टाइम, लेट मी जस्ट टेक माय फोन. अब फोन लेकर के मैं स्क्रॉल करना शुरू कर दूंगी या कर दूंगा. इसे कहते हैं बेड टाइम रिवेंज प्रोक्रास्टिनेशन. ये क्या होता है कि क्योंकि हम पूरे दिन में हमको समय नहीं मिलता कि अच्छा मुझे मेरे लिए समय नहीं मिला, मुझे मेरे लिए वो मी टाइम नहीं मिला, तो मैं अब जो शाम का समय खाना वाना खाने के बाद रात को 9 बजे 10 बजे ये लिया फ़ोन और 3 घंटे लग गए स्क्रॉल करते करते. एंड सोशल मीडिया का काम है आपको हुक्ड रखना, क्योंकि वो आप जैसे स्क्रॉल करते जाओगे वो आपको वो चीज बताएगा जो आपको मजा आता है देखने. और अगर आधी से ज्यादा चीजें तो याद भी नहीं रहती हैं. क्या ही देखा हम लोगों ने, क्यों याद नहीं रहती? इसलिए क्योंकि आपने आपके माइंड को इतना ओवरलोड कर दिया है इन्फॉर्मेशन से. which is watching too much, तो क्या ही अंदर जाएगा. करेक्ट. तो आप इतना सारा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कर रहे हैं, कैसे जाएगा? तो स्क्रीन दूर रखें, आप मेडिटेट करें. बेस्ट थिंग इज आप आपके जो घर वाले हैं, आपके पार्टनर्स हैं, प्लीज स्पेंड टाइम विद देम. उनके साथ बात करो. आजकल बहुत सारी रिलेशनशिप्स भी खराब हो रही क्योंकि लोग पैरेलल स्क्रॉलिंग कर रहे हैं. यू नो व्हाट पैरेलल स्क्रॉलिंग इज? बस हाँ, दोनों एक साथ बेड पे पड़े हैं बट दोनों अपने फोन में लगे पड़े हैं. तो ये क्या होता है, इससे रिलेशनशिप बहुत खराब हो रही है. यानी ये रीसेंट रिसर्च है. व्हाट डू वी टॉक अबाउट? ऐसे लोगों में होता है, मैंने देखे पेरेंट्स में. वी आर स्टिल यंग, हमारी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं. I also want to ask this because the kind of conversations you're having, ये मैंने बहुत पहले किसी तो सत्संग में सुना था कि रात को ना you should speak very highly of all the people in the house क्योंकि vibrations बढ़ती हैं. Correct. Is there a specific kind of conversation that you should indulge in सोने से पहले? हाँ, of course आपको gratitude तो करना ही है कि लोग, क्योंकि एक बात आप समझ जाओ कि लोग अपने हिसाब से अपना जो बेस्ट है वो करेंगे. तो आप सोने से पहले ये सोचोगे उसने ये किया, आज उसने वो किया, तो आप वो नेगेटिविटी ही सिर्फ आप स्पाइरल डाउन कर रहे हो. ठीक है, पर आप ठीक है, किसी ने अगर आपके साथ बुरा किया है तो आप ये समझ लो कि उस इंसान ने खुद का जो बेस्ट देना था वो किया. ठीक है, एंड यू लेट दैट गो. हम प्रॉब्लम इसलिए पालते क्योंकि वो सामने वाला इंसान हमारे तरीके से नहीं चलता. अच्छा, वो कॉलीग ने मेरे साथ आज ऐसे कहा, ऐसे ये किया, इसीलिए आपको बुरा लगा क्योंकि वो कॉलीग आपके हिसाब से नहीं चला. आपको जैसे चाहिए था वैसे उसने मिरर नहीं किया, व्हिच इज व्हाई यू फीलिंग इन दैट वे. तो हम सबसे पहले, आप जैसे आपने कहा कि क्या बात करें, बात करने के लिए बहुत कुछ है. आप अगर कॉन्स्टली अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, प्रॉब्लम ये ना कि हम अपने आप को अपग्रेड ही नहीं कर रहे हैं आजकल. ना हम कुछ पढ़ रहे हैं, ना सीख रहे हैं, ना कुछ नहीं. हम जैसे जिंदगी चल रही है हम चला रहे हैं, और तो रील्स में गवा रहे हैं. तो हम रील्स में भी वही देखेंगे और एक दूसरे को बताएंगे देखो हाउ फनी इज दैट. I saw something very interesting today कि अगर आपकी रील्स के एल्गोरिथम एक किस्म की चीज को वैलिडेट करता है, जैसे मेरा दर्द, फिर वैसी दर्द वाले आपको रील्स आते हैं, फिर आपको लगता है हाय देखो कितने लोग यही बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली आपको वो मिल रही है बिकॉज़ ऑफ एल्गोरिथम. 100%. सो यू आर जस्ट कॉन्स्टेंटली साइकिंग योरसेल्फ इनटू योर ओन प्रॉब्लम्स. तो हमारी माइंड भी ऐसी ही है, आप जो उसको बोलते जाओगे ना वो वही देखेगा, वही देखेगा. इसके लिए आजकल फूड के इतने रील्स आ रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे. मेरे भाई को मैं भेजती रहती, ये बनाएंगे. We're going to quickly do these ones for what I see very commonly right now. A word used very loosely and I'm very worried about it. Depression. एक ज़माना था जब डिप्रेशन एक मेडिकल कंडीशन होके उसको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती थी, दवाई की ज़रूरत पड़ती थी. बट दीज डेज आई सी अ लॉट ऑफ किड्स यूजिंग इट एंड अब्यूजिंग इट कि अगर आपको जॉब नहीं मिली, आपने एग्जाम्स में अच्छा नहीं करा, तो सच अ ग्रेट थिंग टू से ना, पर मैं डिप्रेस्ड हूँ, एंड इट्स अ ग्रेट कवर अप. इन ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? और ऐसे पेरेंट्स भी आपके पास आते होंगे, यू माइट बी इवन सीइंग इट इन यंगस्टर्स डायरेक्टली, बट आप कह नहीं सकते. तो आजकल डिप्रेशन बहुत लोग लूजली इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि डिप्रेशन को रोमांटिसाइज किया जा रहा है. बहुत लोग कहते हैं अच्छा ये डिप्रेस्ड है, इसको ज़्यादा कुछ कहो मत, बोलो मत, ये वो. बट ये समझो कि ये क्यों आ रहा है हमको पता है. जब हम पुराने हमारे ज़माने को देखें ना, तो उस वक्त पे जब जंगल में जा करके आपको जब शेरों को, इनको सबको जब आपको फेस करना पड़ता था ड्यूरिंग आवर हंटर्स एंड गैदरर डेज, आवर हंटर एंड गैदरिंग डेज, उस टाइम पे क्या होता था कि आप बाहर जाकर आपको फाइट करना पड़ता था. तो आप सपोज अगर आपके ट्राइब में भी हैं तो उस समय पर होता ये था कि अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रीडेटर आ रहा है, जैसे कोई जानवर आ रहा है या कोई डेंजर आ रहा है, तो आप उसको एज अ क्राइसिस देखोगे, एज अ प्रॉब्लम देखोगे, एज अ डेंजर देखोगे. उस टाइम पे आपका बॉडी ना वो प्रिपेयर करता था कि यार या फिर इसको मारो या भाग जाओ यहाँ से, राइट. फाइट और फ्लाइट आपको प्रिपेयर करना पड़ता था फाइट एंड फ्लाइट के लिए. तो तब क्या होता था कि हमारे पास एक समय होता था रेस्ट का एंड फाइट एंड फ्लाइट का.
अब ऐसे हो गया है कि क्योंकि हम एक मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं, हम हर चीज़ को एज अ प्रॉब्लम देख रहे हैं. जैसे ट्रैफिक जाम है, ओ प्रॉब्लम है, इसने आज मुझसे बात नहीं की, ओ प्रॉब्लम है, आज मैं लेट हो गया, ओ प्रॉब्लम है, आज मैं जल्दी उठ नहीं पाया, ओ प्रॉब्लम है. तो आज हो ऐसे गए कि हम हर सिचुएशन को एज अ प्रॉब्लम देख रहे हैं. एंड क्योंकि हम इसको एज अ क्राइसिस देख रहे हैं, हमारी माइंड, हमारा बॉडी कॉन्स्टेंटली सिर्फ फाइट एंड फ्लाइट में ही है. वो रिलैक्स हो ही नहीं पा रहा. एंड क्योंकि रिलैक्स नहीं हो पा रहा, हम कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कि लाइफ बहुत खराब है. अब नाउ आई एम डिप्रेस्ड. तो इसमें प्रॉब्लम बाहर की दुनिया की नहीं है, आपके दिमाग की है, क्योंकि आप हर एक सिचुएशन को प्रॉब्लमेटिक समझ रहे हैं. Correct. आप हर प्रॉब्लम को क्राइसिस समझ रहे हैं. एंड दैट्स नॉट द ओनली थिंग. इसके अलावा बेसिकली ये एक मैसेज है कि आपके अंदर का जो एक पेशेंस, रेजिलियंस, एक आई थिंक जो फाइट बैक करने की जो क्षमता है ना, वो चली गई है. एंड क्यों चली गई? क्योंकि हम अपने आप को इतना ओवरलोड कर रही है सारी चीज से. हर चीज जैसे अच्छा आज हाउ डज अ पेरेंट और हाउ डज एन आंट और एन अंकल टेल अ चाइल्ड कि भाई तुम फेस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो तो कहेंगे हो हाउ इनसेंसिटिव. तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की भी होती है. आज देखो, पेरेंट्स आपको वही देंगे जो उनको मिला है. तो मैं यहाँ पे पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करना चाहती, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स भी अपग्रेड करते रहें कि आजकल क्या हो रहा है. करेक्ट. तो आज पेरेंट्स को एक सेफ स्पेस कहाँ क्रिएट ही नहीं कर रहे ना. आज कैसे हो जाता है कि देखो, बहुत बार समझो, बहुत पेरेंट्स आके मुझे बहुत बार कहते हैं कि यार मेरा बच्चा ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, बाहर जाके वो दोस्तों के साथ गलत हरकतें कर रहा है, तो हम क्या करें, ये गलत लाइन में जा रहा है. वो क्यों जा रहा है? आप अपने आप से पूछो, क्या आप उसको एक सेफ स्पेस दे रहे हो एक्सप्रेस करने के लिए? देखो कैसे, जब आप छोटी लेवल पे आपने उनको एक सेफ स्पेस नहीं दिया ना, आपने कहा कि, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. पेरेंट्स कॉन्स्टेंटली अगर एक्सपेक्ट करते कि मेरा बच्चा परफेक्ट हो, ये करे ये करे ये करे, हमेशा एकदम, उस प्रेशर में बच्चा जिस दिन 100 से 99 पे भी चला गया ना, वो अपने आप को कोसना शुरू कर देता है, क्योंकि पेरेंट्स ने एक बहुत हाई लेवल बना के रखी है. एंड क्योंकि अब बच्चे के पास इतनी कैपेसिटी नहीं कि मेरे मॉम डैड एक्सेप्ट कर पाएंगे कि मैं 100 से 99 चला गया हूँ, तो वो एक एस्केप रूट ढूंढते कि यार मैं क्या करूँ जिससे मैं थोड़ा अच्छा महसूस करूँ, इसीलिए वो गलत लाइन में चले जाते हैं. बट बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की होती है कि आप आपके बच्चों के लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट करो कि वो आपको आके कह सके. आप एक एक्सेप्टिंग नेचर रखो कि अच्छा, नो प्रॉब्लम बेटा, जो भी हुआ है कहो, हमसे आके बात करो, टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम, टेल मी अच्छा ये क्यों, क्या हुआ. डू पेरेंट्स आल्सो नीड टू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर? नहीं तो बच्चा सोचेगा ये तो बहुत सीरियस बैठे हुए हैं हर टाइम. पता है, जैसे बहुत बार ऐसा होता है जब बच्चे मजाक में कुछ बोल देते हैं एंड वहाँ पे लेक्चर शुरू हो जाता है. फिर ऐसा लगता है यार, क्योंकि बीच में बहुत ऐसे वीडियोस निकले थे, यार मैंने तो शुरू किया था एज अ ह्यूमर, बट ये तो एक पूरा लेक्चर सेशन निकल गया. तो ये इसलिए होता है क्योंकि आई थिंक कभी कभार इफ देयर इज अ बैंटर, अगर कोई बच्चा मजाक कर रहा है तो मजाक ले लो. तो थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा चेंज हो जाओ. आई थिंक ये सारी चीजें ना पेरेंट्स को भी अपने आप में थोड़ा इनकलकेट करना चाहिए, क्योंकि हम जैसे बड़े होते हैं ना, एग्जैक्टली, बच्चे बड़े होते हैं, माँ बाप बड़े होते हैं, तो आप सीरियस तो होने लगते हो, पर थोड़ा अपने आप में मजाकिया नेचर लाओ ताकि आप एक अच्छी इक्वेशन बना सको बच्चों के साथ. लव रिलेशनशिप्स, सी अ लॉट ऑफ इश्यूज. लोग कहते हैं कि ये बंदा टॉक्सिक है, बट फिर उसी के साथ रहना चाह रहे हैं. तो आई डोंट नो व्हाट इज द इशू. या कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपको 2 लोगों से प्यार हो रहा है पैरेलली. सो व्हाट्स गोइंग ऑन देयर? क्या हो रहा है? पैरेलली इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे आप रिलेशनशिप में किसी के साथ हो, एक वक्त के बाद आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ नया नहीं है रिलेशनशिप में, अब मुझे बोर हो रहा है. क्योंकि जब स्टार्टिंग में आप रिलेशनशिप में जाते तो पता है वो बटरफ्लाई स्टमक में एक बहुत अच्छी मज़ेदार वाली फीलिंग, यू फीलिंग सो गुड, एक ऐसे बहुत फ्लटरी फीलिंग होती है. बट जैसे धीरे धीरे आप एक दूसरे को जानने लगते हो, आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपने चलो शादी भी कर ली, ऑल ऑफ दैट, आपको एक बोर्डम आने शुरू हो जाता है क्योंकि कुछ नया नहीं है. एंड क्या हो जाता है कि जब आप किसी एक अलग इंसान को मिलते हो, वो इंसान आपको एक थोड़ी फ्लटरी फीलिंग देना थोड़ा शुरू कर देता है. ठीक है, वो इंसान आपको थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो देता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देता है, थोड़ा सा टाइम वाइम देता है, थोड़े आपके साथ हंस खिल लेता है. तो आप क्या करते हो, क्योंकि आपको ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगने लगा है, तो यू टर्न टूवर्ड्स दैट पर्सन. एंड फिर यू थिंक यार यहाँ भी अच्छा लग रहा है, पर यहाँ पे मेरे पास सिक्योरिटी है. तो ये प्रॉब्लम यहीं पे है कि जब आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ कमी है, आप उस कमी को फिल करने के लिए कहीं और जाते हो, आप कहीं और जाते हो. तो इट्स नथिंग, बट इसका एक ही तरीका है. सो यू कैन लव 2 people एट वन टाइम.
आप दो इंसान को एक समय पे कैसे प्यार करोगे? आप एक ही इंसान से प्यार कर सकते हो एट वन टाइम। जो दूसरे इंसान को आप कह रहे हो ना, जिसको आप प्यार कर रहे हो, आप सिर्फ अपनी आपकी ज़रूरतें, आप कन्वीनियंस आपकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हो, दैट्स इट। ज़रूरतें डिफरेंट हो सकती है, इमोशनल ज़रूरतें हो सकती है। जैसे मेरे अगर पहला पार्टनर आपको शायद हर्ड और सीन फील नहीं करवा रहा है, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, आपको वक्त नहीं दे रहा है, आपको कहीं घुमाने नहीं ले जा रहा, लेट्स सपोज, और आपको जो ये दूसरा इंसान है उसके साथ मज़ा आ रहा है, आप घूम रहे हो, आपको टाइम दे रहा है, आपसे प्यारी प्यारी बातें कर रहा है, तो आप उस तरफ जा रहे हो। तो ये ऐसे कि हम कमियां पूरी करते हैं इस तरह से। तो यू कैन लव टू पीपल। सो हाउ डू यू डिसाइड कैसे करें ट्रायंगल लव स्टोरी? आप एक ही तरह से करें कि अगर आप सबसे पहले आपको पता है कि आप किसी के साथ हो एंड वहां पे कहीं कुछ कमियां हैं, तो डिस्कशन बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे। कम्युनिकेट करो ना पार्टनर के साथ कि अच्छा अगर कुछ नहीं, कम्युनिकेट करने के बाद सोल्यूशन नहीं निकला, so they should just go hopping to the next one? क्या करें? नहीं, आप ट्राई करो। अगर देखो दोनों पार्टनर को करना है पहली बात, एंड आपको लगता है कि आप कितना भी ट्राई करने के बाद दूसरा जो पहला पार्टनर है आपका वो एक स्पाइस ला ही नहीं रहा है, कुछ नई चीजें, इसलिए कहते हैं कुछ नॉवेल चीजें करो, मतलब कुछ नया करो। पार्टनर के साथ आप कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करो, कुछ एक्टिविटी करो which is your favorite, your so that you know favorite, कि ये एटलीस्ट तालमेल है, अगर दूसरा नहीं तो। एग्जैक्टली। एंड कैसे हो जाता है कि आजकल ये बॉलीवुड रोमांस है ना, इसने चीजें भी थोड़ी चेंज कर दी है आजकल। हम बिगाड़ के रखी है क्योंकि हम आपने इश्क रिबाउंड देखी है? नहीं। आपने ये एक सेकंड, अभी जो एक मूवी आई थी, I'll tell you in a bit, it's an animated movie, but that's about, हाँ tell me. बट रिलेशनशिप में ऐसी बात है कि आपको नॉर्मल चीजें करना जरूरी है। एंड बॉलीवुड रोमांस का सीन ऐसा है कि आप देखते हो मूवीज में, अच्छा ये एक्टर ने ये सारी चीजें करी, बट आपको पता नहीं कि जो छोटी छोटी डेली हैबिट्स होती है वो थोड़ी बताता है कोई। आपको रॉकी रानी बहुत अच्छे लगे, ठीक है, बट बाकी भी बहुत छोटी छोटी चीजें जो ऑन स्क्रीन लोग बताते नहीं है, राइट? अच्छा रॉकी ने ये किया, रॉकी ने वो किया यार, बट देयर वर मेनी थिंग्स। एंड क्या हो जाता है कि अब रॉकी और रानी के बीच में जितनी भी बातें हुई होंगी ना, वो थोड़ी बताएंगे आपको हर छोटी छोटी बात, कितनी बार ब्रेकअप, पैचअप, ये नहीं जम रहा, वो नहीं, रियलिटी चेक नहीं होती। सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आप मूवी भी देखो तो आप थोड़ी रियलिटी चेक के साथ देखो कि यार इन रियल लाइफ सिर्फ अच्छी बहुत मशी चीजें नहीं होती, सब रोजी नहीं होता। देयर आर हाइज एंड लोज। एंड रिलेशनशिप में ऐसा है कि आप एक दूसरे के साथ कुछ नई चीजें करो, आप ट्राई करो नॉवेल एक्सपीरियंसेस लाने के लिए, तब आप स्पाइस अप कर सकते हो रिलेशनशिप को। आई ऑल्सो फील लाइक, सॉरी टू कट यू, बट आई फील लाइक एक नींव होती है एक इंसान की कि वो ये एटमॉस्फेयर में पला बड़ा है या बड़ी है, and that resonates with their lives. Somewhere I think you do seek a bit of your parents in your partner, मतलब आपकी family values, वो हम भूल जाते हैं। फिर हमको लगता है नहीं बट ये भी चल जाएगा, बट नहीं चलता है आफ्टर अ व्हाइल। पता है ये चलता नहीं चलते वाला, आई एम सो सॉरी टू कट यू अर्चना, बट चलता नहीं चलते वाला लोग ना आज, जैसे आज की जनरेशन भी कैसे हो जा रहा है, क्योंकि मुझे अटेंशन चाहिए, कोई अटेंशन दे रहा है तो आप उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में चले जाते हो। बट लोग ना ये मेन चीज़ नॉन नेगोशिएबल्स नाम की चीज़ होती है, ये लोग समझते ही नहीं कि क्या होता है। तो आपने अपना दायरा ही नहीं बनाया। आपने दायरा नहीं, सिर्फ दायरा इज बाउंड्री, नॉन नेगोशिएबल इज बेसिकली, अच्छा जब आप घर देखने जाते हो तो आप देखते हो ना, अच्छा मुझे बालकनी चाहिए, मुझे 2 बेडरूम चाहिए, ये आपने अपनी एक लिस्ट बना के रखी कि मुझे ये चीज़ें चाहिए ही चाहिए, राइट? तो आप रिलेशनशिप में जाते हो तो आपकी नॉन नेगोशिएबल कहाँ है? आपने लिस्ट क्यों नहीं बनाई कि मुझे रिलेशनशिप में क्या चाहिए? लोगों के पास आजकल लिस्ट ही नहीं है। जैसे एक पार्टनर है जो ट्रैवल में बहुत मानता है, जिसे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, जिसे ऐसे मानता ही नहीं कि अच्छा मुझे घर खरीद के रख देना चाहिए एक जगह, या मुझे एक जगह सेटल हो जाना चाहिए, एक सिटी में सेटल होना चाहिए। वेयर दूसरा एक इंसान है, पार्टनर जो उसको मिलता है, और वो सोचती है कि मुझे तो ये एक ही जगह पे रहना है, मुझे ट्रैवल नहीं करना। तो आपकी दोनों की रिलेशनशिप गोल्स, लाइफ गोल्स अलग ही है। करेक्ट। अब रिलेशनशिप गोल्स दोनों की अलग है, आप रिलेशनशिप में आ गए, अब क्योंकि मैच नहीं खा रहे हो, आप अलाइन नहीं हो, तो यू एंड अप ब्रेकिंग विथ ईच अदर। So you haven't basically done the check. And this is something I remember somebody telling me कि अच्छा तुम pros and cons मेरे husband के लिए, हम लोग कॉफी शॉप में बैठ के लिटरली एक टिश्यू पेपर के ऊपर ऐसे लाइन लगा के हाँ प्रोज बताओ, हाँ भी कौन बताओ। था I was like wow ये क्या है ये प्रोसेस। I think कौन सा घड़ा भारी है, अरे प्रोज का घड़ा भारी है भाई, शादी कर लो। So actually that works because if you know the pluses in your head, then so called compromises you don't care about because वो ज़्यादा important है। और कैसे हो जाता है जब आप आपकी चेकलिस्ट बना देते हो कि ये चीज़ें मुझे रिलेशनशिप में चाहिए। जैसे बहुत लोग को ऐसे होता है, मुझे चाहिए कि मेरी पार्टनर मेरी जिम बडी भी हो,
आई एम गिविंग एग्जाम्पल. तो ये एक नॉन नेगोशिएबल है बहुत लोगों के लिए कि ये मेरा एक चेकलिस्ट में होना ही चाहिए. तो अगर आपको ऐसा कोई पार्टनर मिलता है जो आपकी चेकलिस्ट को टिक ऑफ कर देता है तो आप समझो कि अच्छा इट्स अ गुड मैच. पर आप हमारी लिस्ट में ऐसी भी चीज़ें होती है जहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करने तैयार हो. जैसे अगर मुझे रीड करना बहुत पसंद है, मेरे पार्टनर को सपोज नहीं पसंद रीड करना, तो मैं कहूँगी अच्छा ठीक है यार, कॉम्प्रोमाइज़ इतना तो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सामने वाला इंसान एग्जैक्टली सेम हो, राइट. तो ये आप एक सेंसिबिलिटी के साथ आप ऑपरेट करते हो रिलेशनशिप में. तो ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी, जो जेनजीज आजकल करती नहीं, जो सामने मिला बस परोस दिया थाली पे, खा लो. That's the thing. There is so much to talk to you, but we'll do another session next time. I just want to say Ekta, thank you so much क्योंकि आप इतनी चीज़ें इतनी सिंपल कर देते हो कि हमको लगता है कि भाई लिखना शुरू करो क्या क्या बोल रही है लड़की. But you have a very very affable, a very young way to communicate, and I think I love the fact you are getting to learn so much more. I hope इस सब को सुनने के बाद आपको आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स की तरह नहीं, सोल्यूशन की तरफ देखने में ज़्यादा interest jage, and you do of course reach out to her. Your handle is EktaDB_speaks. Yes. Thank you so much for having me. Yay! Radio City. Radio City. Radio City. रग रग में दौड़े सिटी.